Welcome students. So in this video we will be learning about Kelvin cycle, which is a part of dark reaction. Now you best be remembering that we have two types of reactions, which is light reaction, which we have already studied in cyclic and non-cyclic photophosphorylation, and one is the dark reaction. Now light reaction में हमने बनाया था ATP and NADPH, राइट, द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, और ये दोनों को हम यूज करने वाले हैं इन डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में हम बनाने वाले हैं ग्लूकोज विच इज C6H12O6, राइट। डार्क रिएक्शन में हमारा मेन एम है टू फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। वन ऑफ द डार्क रिएक्शन, या फिर कह सकते हो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बिकॉज समटाइम्स इन MCQs और क्वेश्चंस दे जनरली गिव यू लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, सो दैट इज नथिंग बट डार्क रिएक्शन, राइट। लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन का हम एक साइकिल पढ़ने वाले हैं इन दिस वीडियो, विच इज केल्विन साइकिल, which is also called as C3 cycle. So in questions they can either give you C3 cycle or they can give you Kelvin cycle. हमें पता होना चाहिए दोनों सेम चीज है। Kelvin cycle is also called as C3 cycle. Now why is it called as C3 cycle? I'll let you know in the further slides. So by the end of the video, you will be able to answer all these three questions which are present on this slide. Location of the dark reaction, numerical based questions भी हम solve करेंगे, and हम पढ़ेंगे कि C3 cycle को universal cycle क्यों कहते हैं. Now let's start with the video. To start with the introductory part, now you should remember that Kelvin cycle was discovered by Melvin Kelvin. Kelvin ने डिस्कवर किया, इसीलिए उसके ऊपर नाम रखा हुआ है Kelvin cycle, right? क्या उसने किस चीज पे डिस्कवर किया था, क्या यूज किया था? He used chlorella. So chlorella was the organism that Kelvin used and he discovered C3 cycle or the Kelvin cycle. Now he used the radioactive isotope carbon 14. अब ये भी याद रखना important है, because sometimes in MCQs you will find questions like radioactive isotopic technique was used for light dependent reaction पूछते हैं, light independent reaction, none of these or both of them. So the answer is both of them. Why? Because आप देखोगे हमने जब पढ़ा था कि O2 evolve हुआ है, that comes from H2O, right? तो ये भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करने के लिए रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन यूज किए थे, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। रिमेंबर 18O2 यूज किया गया था टू प्रूव दैट H2O में से जो ऑक्सीजन है वही इवॉल्व होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली कार्बन का भी 14C ये वाला आइसोटोप यूज कर रहे हैं इन डार्क रिएक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक है वो दोनों के लिए है, फॉर डार्क रिएक्शन एज वेल एज लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं और वहां पर हम ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं। Now it is also called as universal cycle to reduce CO2 and produce sugar or glucose. Universal cycle क्यों कहा है? Pay attention to this. See, यहाँ पर ना और भी cycles आएंगी, like you will learn about C4 cycle, you will learn about photorespiration, you will learn about CAMP synthesis. See, C4 cycle भी देखोगे आगे, आप पढ़ोगे about photorespiration which is C2 cycle, and also you will learn about CAMP pathway, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। सारे नाम आपने सुने होंगे, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे अदर देन C3 साइकिल। ये तीनों पाथवेज में भी हम कार्बन को फिक्स करने के डिफरेंट पाथवेज है, ये जहां से आप कार्बन कलेक्ट करते हो। अल्टीमेटली ये कार्बन को रिड्यूस करके शुगर बनाना सिर्फ C3 साइकिल का काम है। सो वेदर इट बी अ कैंप प्लांट, डेजर्ट रीजन वाला प्लांट है, या C4 प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, सब में C3 साइकिल होता ही है। Why? Because C3 cycle is the only cycle that will reduce CO2 and produce sugar. बाकी जो सब चीजें है ना, C4 साइकिल या C2 साइकिल या कैम्प पाथवे, ये सब में आप CO2 कलेक्ट करते हो। अल्टीमेटली रिड्यूस करने का काम C3 साइकिल का है। तो प्लांट कोई भी हो, सारे प्लांट्स में C3 साइकिल होता ही है। दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल साइकिल। So please remember this, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि which is a universal cycle. So you should remember कि C3 साइकिल जो है वो यूनिवर्सल साइकिल है, क्योंकि उसी से ग्लूकोज बनने वाला है। ओके, लोकेशन क्या होता है? देखो, दिस इज वेरी सिंपल। लोकेशन आपको देखो यहाँ पर, ये आपको पता है दिस इज क्लोरोप्लास्ट, राइट?
ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा। ये जो ग्रीन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, दिस ग्रीन पार्ट इज द थाइलाकॉइड पार्ट, जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, नो नीड टू रिपीट दैट अगेन, राइट। ये जो बचा हुआ पार्ट है, दिस मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है ये, दिस इज द स्ट्रोमा। देखो यहाँ पे लेबल किया है स्ट्रोमा। ये मैट्रिक्स जो है अंदर का, अदर देन द ग्रीन पार्ट, दैट इज स्ट्रोमा, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स एंड सब कुछ होता है। हमने पढ़ा जो ग्रीन पार्ट है, थाइलाकॉइड वाला पार्ट, जिसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। तो ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, थाइलाकॉइड वाला पार्ट है, ये बनाएगा एटीपी और एनएडीपीएच, और ये एटीपी एनएडीपीएच बन के ये ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द नॉन ग्रीन पार्ट, दैट इज स्ट्रोमा। और यही एटीपी एनएडीपीएच यूज करके ग्लूकोज बनाते हो, राइट। तो मतलब स्ट्रोमा के पास जो एटीपी एनएडीपीएच है वही यूज करके हम ग्लूकोज बनाते हैं। तो लोकेशन क्या हुआ डार्क रिएक्शन का, दैट इज स्ट्रोमा। लोकेशन ऑफ द डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा, जहां पे एटीपी एनएडीपीएच आया और आपने उसको CO2 को रिड्यूस करके शुगर या ग्लूकोज प्रोड्यूस किए। ओके, सो लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। एंजाइम जो यहाँ पे यूज होता है ना, द एंजाइम इज रूबिस्को। नाउ रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर, इट्स रूबिस्को। ओके, सो अब इसके बारे में देखो क्या याद रखना है, ये जो एंजाइम है ना रूबिस्को, ये डुअल फंक्शन करता है, ठीक है, दो फंक्शन करता है। क्या दो फंक्शंस है इसके, एक है इट एक्ट्स एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जैसा एक्ट करता है और कार्बोक्सिलेशन करता है। एंड एक और इसका रोल है जहां पे ये ऑक्सीजनेज जैसा एक्ट करता है, ऑक्सीजनेज जैसा एक्ट करता है एंड ऑक्सीजनेशन करता है। व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन, जहां पे ये CO2 को कंबाइन करेगा। तो जब कार्बोक्सिलेज जैसा एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये कंबाइन करता है CO2 को, और जब ये ऑक्सीजनेज जैसा एक्ट करता है वहां पे ये कंबाइन करता है O2 को। अब मेन क्वेश्चन है कि कहां पर ये कार्बोक्सिलेज जैसा एक्ट करेगा, कहां पे ऑक्सीजनेज जैसा एक्ट करेगा। इसका सिंपल आंसर यही है, वेरी सिंपल। देखो जहां पे CO2 ज्यादा है ना, तो ये CO2 के साथ जाके ऐड हो जाएगा और कार्बोक्सिलेज जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। सपोज यू आर इन एनवायरनमेंट जहां पे CO2 ज्यादा है और O2 कम है, तो वहां पे ये कार्बोक्सिलेज जैसी एक्टिविटी शो करेगा। सपोज यू आर इन एन एनवायरनमेंट जहां पे O2 ज्यादा है और CO2 कम है, तो वहां पे ये ऑक्सीजनेज जैसा एक्ट करेगा। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको आगे फोटो रेस्पिरेशन समझने में भी हेल्प करेगी। इसकी ज्यादा एफिनिटी, इट हैज मोर एफिनिटी टू CO2, ये भी याद रखना है, इट हैज मोर एफिनिटी टू CO2। ये इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है आपको रूबिस्को के बारे में। ओके, इसकी कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी अभी हम पढ़ेंगे इन C3 साइकिल, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, और जो इसकी ऑक्सीजनेस वाली एक्टिविटी है ये आप पढ़ोगे C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन में। Now the steps of the Kelvin cycle, there are 3 steps in Kelvin cycle. The first one is carboxylation. नाम से समझ रहे होगे, carboxylation मतलब हम यहाँ पर CO2 प्लस करने वाले हैं, that is carboxylation. Then next step is reduction. Reduction नाम से समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, राइट, हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने NADPH बनाए थे, इफ यू रिमेंबर NADPH वाज द हाइड्रोजन डोनर, तो ये हाइड्रोजन डोनर यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करने वाला है, दैट इज इन रिडक्शन स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। साइकिल है ना, साइकिल है मतलब जहां से ये शुरू हुई है वहीं पे ये वापस आएगी। तो जब आप वापस आओगे ना, यहाँ पे आपके पास कोई प्रोडक्ट बना, स्टार्टिंग वाले रिएक्टेंट पे आओगे, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रीजनरेशन। Okay, 3 steps of Kelvin cycle: carboxylation, reduction and regeneration. Now let's begin with each step. Now let's start with the first step, that is carboxylation. नाम से आप समझ रहे हो कि यहाँ पर हम CO2 को प्लस करने वाले हैं। Now Kelvin cycle starts with the first reactant, that is RUBP. RUBP is ribulose bisphosphate. Okay, RUBP कार्बोक्सिलेशन है, मतलब हम प्लस करने वाले हैं CO2। ओके, देखो एक चीज याद रखनी है, ये जो RUBP है ना, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और CO2 में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है ना। RUBP 5 कार्बन कंपाउंड, CO2 इज 1 कार्बन कंपाउंड। अब एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को, जस्ट नाउ वी सॉ रूबिस्को।
इस एनवायरनमेंट में CO2 ज्यादा था, इसलिए रूबिस्को की कार्बोक्सिलेस वाली एक्टिविटी आपको दिख रही है जहां पे RUBP कंबाइंस विद CO2, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। अब इसके बाद देखो यहाँ पर टेक्निकली ये 5 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए दैट शुड बी अ 6 कार्बन कंपाउंड, राइट। बट जो 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ बनता है ना, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज अ हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, तो वो भी टोटल 6 कार्बन ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, 2M स्टैंड्स फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ 3 कार्बन कंपाउंड। कौन सा 3 कार्बन कंपाउंड है ये, 3PGA। PGA इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड आप 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, जो कि 6 कार्बन ही हो जाता है टोटल, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन, जहां पे RUBP को CO2 से प्लस किए इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए 3 कार्बन कंपाउंड के, विच इज 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे ये 3 है ना, दिस इज नॉट फॉर 3 कार्बन कंपाउंड, इस 3 का मतलब है जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम है 3PGA, ओके। अब यहां पे और एक चीज क्या याद रखनी है, देखो आपका जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो बनता है C6H12O6, कितना कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन है ना। जो ग्लूकोज बनता है इसमें 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे आपने कितना कार्बन यूज किया, 1 कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें 6 कार्बन चाहिए थे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में। हम क्या करते हैं, ये जो पूरा केल्विन साइकिल है ना, ये 6 टर्न्स लेता है, 6 टर्न्स होते हैं सेम केल्विन साइकिल के। तो हम इस पूरे रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 6 RUBP प्लस 6 CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ये, 6 into 2 दैट इज 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेशन। तो ये भी याद रखना कि हमने ग्लूकोज बनाने के लिए कितना CO2 यूज किया है, यहाँ पे 6 CO2। ये आगे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी, तो ये भी यहाँ पे याद रखना है, okay। So this was the first step, carboxylation. Let's move on to the next step. Before moving on to the next step, let's discuss why Kelvin cycle is also called as C3 cycle. So the answer to this is the first stable product of Kelvin cycle. See, 6 carbon compound highly unstable था, तो हमने form किए थे 2 molecules of 3 carbon compound. So the first stable product of C3 cycle is a 3 carbon compound. That is the reason it is also called as C3 cycle. So the next step is reduction और glycolytic reversal. Glycolytic reversal क्यों कहते हैं, देखो आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। बट यहाँ पे तो हम ग्लूकोज बना रहे हैं ना, तो ये मतलब ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया ग्लाइकोलिसिस का, इसीलिए इस स्टेप को रिडक्शन या ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल कहते हैं। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल क्योंकि यहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्लूकोज बना रहे हैं। सो ग्लूकोज इसी स्टेप में बनता है, रिडक्शन वाले स्टेप में, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे ना 2 रिएक्शंस होने वाले हैं। हम पहला रिएक्शन करते हैं, देखो पहला रिएक्शन कौन से 2 प्रोडक्ट्स थे, ATP और NADPH, दोनों प्रोडक्ट्स हम लाइट रिएक्शन के इसी स्टेप में यूज करने वाले, रिडक्शन में। रीजनरेशन में तो हम वापस स्टार्टिंग वाला RUBP बनाएंगे, तो वहां पे कुछ यूज करना ही नहीं है। तो जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ATP NADPH कौन से स्टेप में यूज होते हैं, रिडक्शन वाले स्टेप में यूज होते हैं। अब जो वहां पे फाइनल प्रोडक्ट बना था कार्बोक्सिलेशन में, देखो वही प्रोडक्ट 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA विच वॉज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले हम ATP यूज कर लेंगे, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, पहला प्रोडक्ट ATP हम यूज कर लेंगे, तो हम ATP में से एक फॉस्फेट यूज करेंगे और ये बन जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। एक फॉस्फेट आप लोगे और यहां पर जो एक फॉस्फेट था ना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3rd कार्बन पे एक फॉस्फेट, अब यहाँ पे आप 2 फॉस्फेट कर दोगे, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा 1,3 डाई, क्योंकि 2 PGA,
1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको बोल सकते हो BPGA, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दोनों सेम चीज है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना दैट इज 1,3 डाई PGA, या फिर इसको BPGA भी लिखते हैं। हमने क्या किया, हमने ATP में से एक फॉस्फेट लिया और इसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे वो फॉस्फेट अटैच कर दिया, इसलिए 1,3 हो गया। पहले तो 3 थर्ड कार्बन पे था, ये हमने फर्स्ट कार्बन पे एक एडिशनल ऐड कर दिए। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, देखो इसके 12 मॉलिक्यूल्स थे, इसके भी 12 मॉलिक्यूल्स होंगे, सो इसके भी 12 मॉलिक्यूल्स हैं। हमने कार्बन तो ऐड नहीं किए हैं, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड ही रहेगा, कार्बन तो हमने ऐड नहीं किए। देखो ये 12 मॉलिक्यूल्स थे, एक PGA को 1,3 डाई PGA करने के लिए एक फॉस्फेट चाहिए। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA को 1,3 डाई PGA करने के लिए 12 ATP चाहिए होंगे। एक मॉलिक्यूल को एक लगेगा, बट हमारे पास तो 12 मॉलिक्यूल्स है ना, जिसको हमें 12 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो एक को अगर एक ATP लग रहा है तो 12 मॉलिक्यूल्स को कितने ATP लगेंगे, 12 ATP। तो यहाँ पे आप कितना ATP कन्वर्ट कर रहे हो, 12 ATP को कन्वर्ट कर रहे हो 12 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना ATP यूज हुआ, 12 ATP यूज हुआ। ओके, रिडक्शन वाले स्टेप में जहां पे हमने 3 PGA को 1,3 डाई PGA किए। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, देखो ATP यूज कर लिया, अब NADPH की बारी है। देखो NADPH कहाँ यूज होता है, अब जो आपने यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स बनाए ऊपर 1,3 डाई PGA के, अब आप NADPH यूज करोगे, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यहां पर हम कन्वर्ट करते हैं NADPH को, जिसका काम था हाइड्रोजन डोनेट करना, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस में। ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करके NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़े हो, कभी भी हम एसिड को अगर हमें रिड्यूस करना है, एसिड का रिडक्शन अगर हम करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है एल्डिहाइड। ये केमिस्ट्री में है आपको, स्टूडेंट्स यू हैव लर्न दिस इन केमिस्ट्री कि एसिड को जब हम रिडक्शन करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं उसको एल्डिहाइड में। तो यहां पर ये देखो 1,3 डाई PGA, दिस इज डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड है ना, इसको हम रिडक्शन कर रहे हैं इसका, तो हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहां पे हमारे पास एसिड था, यहां पे अब जो बनेगा दैट इज 3 PGAL, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन करके आपने बनाए फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, व्हाट इज PGAL, इट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आपने एसिड को कन्वर्ट किए एल्डिहाइड में, यही रिडक्शन होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े हो। ओके, कितना कार्बन है, क्या हमने कार्बन का कुछ किया इधर उधर, नहीं, तो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ओके, अब देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई PGA को एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGAL करने के लिए एक NADPH हाइड्रोजन देगा। हमारे पास तो 12 मॉलिक्यूल्स है ना, कितने मॉलिक्यूल्स है, 12, तो कितना NADPH यूज होगा, 12 NADPH कन्वर्ट होगा इनटू 12 NADP प्लस। ओके, 12 NADPH कन्वर्ट होगा इनटू 12 NADP प्लस। क्या फॉर्म करोगे आप फॉर्म करते हो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 PGAL। ओके, सो दीज आर द 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन और ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ओके, ये दोनों स्टेप्स याद रखने हैं। देखो अब यहां पर 12 मॉलिक्यूल्स आए ना आपके पास 3 PGAL के, अब ये 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, आपको जो ग्लूकोज बनाना है, देखो आपको ग्लूकोज बनाना है C6H12O6, इतने, इसमें कितना कार्बन चाहिए आपको, 6 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन का 12 मॉलिक्यूल है, मतलब 48 कार्बन, हमें सिर्फ 6 कार्बन चाहिए। तो आप इस 3 PGAL के कितने मॉलिक्यूल्स लोगे तो 6 कार्बन हो जाएगा, एक के पास 3 कार्बन है, तो कितने मॉलिक्यूल लोगे तो 6 कार्बन होगा, 2 मॉलिक्यूल, राइट। अगर मैं इसका देखो इस PGAL का हम डिवीजन करेंगे, अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ऑफ 3 PGAL विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये देखो 2 into 3 हो गया ना 6, तो इससे 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा।
दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब हम ग्लूकोज बनाते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, ये 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स दे देते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और बचे हुए 10 मॉलिक्यूल्स, 10 बच गए ना, 10 मॉलिक्यूल्स जो बच गए हैं 3PgAl के, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये अपने इतना पूरा प्रोडक्ट अपना जाएगा फॉर रीजनरेशन। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ना बुक में दिया है कि ग्लूकोज कैसे बनता है, इसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो इससे कन्वर्ट होता है इनटू DHAP, जिसको वापस कन्वर्ट करते हो इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर उसको वापस कन्वर्ट करते हो इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसको कन्वर्ट करते हो इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसको कन्वर्ट करते हो इनटू ग्लूकोज। ये आपको अगर नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये आपको नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज ये आप जो ग्लूकोज बनाने वाला पार्ट है ये आप ऑलरेडी रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हो। सो यहाँ पर अगर याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इतना याद रखना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl यू विल बी गिवन फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, और बाकी के 10 मॉलिक्यूल्स जाएंगे फॉर regeneration. Now let's start with the third step of Kelvin cycle, that is regeneration. कितने मॉलिक्यूल्स लाए थे आप रीजनरेट करने के लिए? कितना लाए थे? हम लाए थे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl, राइट, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, which was a 3 कार्बन कंपाउंड। अब देखो ये आगे जाके कन्वर्ट होता है इनटू ज़ाइल्यूलोज, ज़ाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट, फिर ये आगे जाके कन्वर्ट होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो XESR, ठीक है, X फॉर ज़ाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट, E फॉर एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ओके, S फॉर सीडोहेप्ट्यूलोज 7-फॉस्फेट, and R for ribose 5-फॉस्फेट, ठीक है। ये चीजें बनती है जब तक हम स्टार्टिंग वाला RUBP तक नहीं जाते, तब तक ये 4 कंपाउंड्स और बनते हैं। कैसे याद रखना है? याद रखना है XESR। अब ये कितने कार्बन कंपाउंड्स हैं? जहां पे देखो यहाँ पे 5th पे फॉस्फेट लगा है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 7 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। जहां पे फॉस्फेट लगा है उतना कार्बन कंपाउंड है ये। वेरी सिंपल, ऐसे याद रखो, जहां पे फॉस्फेट लगा हुआ है ना, 5 फॉस्फेट, 4 फॉस्फेट, 7 फॉस्फेट, उतना कार्बन कंपाउंड है ये, ठीक है, उतना कार्बन कंपाउंड है, और उसके एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अब क्या याद रखना है? ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट बना है ना, ये राइबोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू नेक्स्ट। अब देखो हमें अल्टीमेटली बनाना है RUBP, है ना, अल्टीमेटली RUBP बनाना है। हमने स्टार्टिंग में RUBP 6 मॉलिक्यूल्स यूज किए थे, विच वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड। RUBP बनाने से पहले हम बनाएंगे RUMP। RUMP इज राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट। हमें चाहिए RUBP बाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, है ना। RUMP क्या है? RUMP भी वही है, 5 कार्बन कंपाउंड, सेम कार्बन में कोई चेंजेस नहीं है, 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे RUMP के। RUMP जिसके पास मोनोफॉस्फेट था, उसको कन्वर्ट करना है बाइफॉस्फेट में, तो आपको एक RUMP को 1 फॉस्फेट देना पड़ेगा ताकि वो ऐड कर ले और बाइफॉस्फेट बन जाए, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे इसको देंगे फॉस्फेट? हमारे पास फॉस्फेट देने का एक ही सोर्स है, ATP। ATP को कन्वर्ट कर लो इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP को जब हम ADP में कन्वर्ट करते हैं, 1 फॉस्फेट हम RUMP को दे देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू RUBP, दैट इज बाइफॉस्फेट, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUMP जो कन्वर्ट हुए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP में। एक मॉलिक्यूल को 1 ATP चाहिए, तो 6 मॉलिक्यूल्स को कितने ATP चाहिए? 6 ATP। तो यहाँ पे 6 ATP कन्वर्ट होता है इनटू 6 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब उससे पहले देख लो, यहाँ पर पूरा साइकिल दिया हुआ है। देखो हमने स्टार्ट किए थे विद RUBP, याद है, रूबिस्को एंजाइम जिसका कार्बोक्सिलेज वाला एक्टिविटी है। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड आया, RUBP से ऐड किए,
आपने फॉर्म के यहाँ पे 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स बने। देखो 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल था तो हमने क्या किए, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए, 2 मॉलिक्यूल बनाए 3PGA के। अब याद करो रिडक्शन वाले स्टेप में हमने दोनों यूज किए, एटीपी भी यूज किए, NADPH भी यूज किए। तो एटीपी यूज किए, 1,3 डाई PGA बना, फिर उसको कन्वर्ट किए, NADPH यूज किया और उसको कन्वर्ट किए इनटू 3PGAL, दैट इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब ये 3PGAL के थोड़े मॉलिक्यूल्स गए ग्लूकोज बनाने के लिए। कितने मॉलिक्यूल्स गए थे, 2 मॉलिक्यूल्स, याद है ना, 2 मॉलिक्यूल्स गए थे। और सम आर रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड मतलब क्या, इनको वापस भेजेंगे हम RUBP बनाने के लिए। कितने मॉलिक्यूल्स भेजे थे, सम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स। रीजनरेशन किया, देखो यहाँ पे दिया है RUMP, जिसको हमने RUBP में कन्वर्ट किए, मोनोफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में हमने यहाँ पे ATP यूज किए। दिस इज ऑल अबाउट केल्विन साइकिल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूसेज वाला पार्ट कि कितना यूज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एंड NADPH। तो देखो 1 ग्लूकोज बनने के लिए, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, इसका एक मॉलिक्यूल बनने के लिए सबसे पहले कितना CO2 यूज हुआ। देखो हमने स्टार्ट किए थे विथ 1 CO2, बट हमें पता था ना कितना होता है, कितने टर्न्स होते हैं केल्विन साइकिल के, 6 टर्न्स। तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किए थे। तो कितना CO2 यूज होता है एक ग्लूकोज बनने के लिए, 6 CO2 यूज होता है। ठीक है, सेकेंड, अब कितना ATP यूज हुआ था, कितना ATP यूज हुआ, देखो यहां पर रिडक्शन वाले स्टेप में 12 ATP है यहाँ पे। नेक्स्ट रीजेनरेशन में फिर से 6 ATP यूज हुआ है। टोटल कितना ATP यूज हुआ केल्विन साइकिल में, टोटल 18 ATP आर यूज्ड। ठीक है, अब कितना NADPH, देखो रीजेनरेशन में NADPH था, नहीं था, सिर्फ रिडक्शन में NADPH है। कितना NADPH है, 12। तो कितना NADPH यूज हुआ एक ग्लूकोज बनने के लिए, 12 NADPH। ये 3 इंफॉर्मेशन याद रखना है कि 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। और एक चीज यहाँ पे लिख लो कि कितने टर्न्स हुए केल्विन साइकिल के, 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल, 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल। So let's start with some numerical questions. थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, देखो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आते हैं मैं तुमको सारे यहीं पे सॉल्व करवा दूंगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक CO2 कितना ATP यूज करता है और कितना NADPH यूज करता है। एक CO2 कितना ATP एंड कितना NADPH यूज करता है, दिस इज द क्वेश्चन। कितना यूज करेगा, अगर आपको आंसर पता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सी 6 CO2 कितना ATP, 18 ATP, 12 NADPH। तो अब इसको डिवाइड करो 6 से। एक CO2 कितना ATP लगेगा, एक CO2 को लगेगा 3 ATP एंड 2 NADPH, राइट। 6 CO2 को 18 और 12, तो एक को कितना 3 एंड 2। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन। सेकेंड देखो क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको ऐसे भी आ सकता है कि 1 CO2 ड्यूरिंग रिडक्शन कितना ATP कंज्यूम करता है ये और कितना NADPH। 1 CO2 ड्यूरिंग रिडक्शन, इफ यू नो द आंसर प्लीज मेंशन डाउन इन द कमेंट बॉक्स। देखो रिडक्शन की बात कर रहे हैं हम, रिडक्शन सिर्फ इसी स्टेप की बात कर रहे हैं हम, टोटल रीजनरेशन और कार्बोक्सिलेशन प्लस करके बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि 1 CO2 ड्यूरिंग रिडक्शन, तो रिडक्शन में 12 ATP है, दिख रहा है, रिडक्शन में 12 ATP और 12 NADPH है। मतलब 6 CO2 को रिडक्शन में 12 ATP एंड 12 NADPH लगता है। हमें पता है 6 CO2 को सिर्फ रिडक्शन में 12 ATP और 12 NADPH लगता है, राइट। तो एक CO2 कितना लगेगा, 2। सिंपल। देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर रीजेनरेशन ऑफ 1 RUBP, एक राइबुलोज बिसफॉस्फेट बनने के लिए 1 RUBP,
रीजनरेट करने के लिए कितना एटीपी यूज होता है? फॉर रीजनरेशन ऑफ 1 RUBP कितना एटीपी यूज होता है? देखो रीजनरेशन वाला स्टेप, 6 RUBP रीजनरेट करने के लिए 6 ATP, वहां पे 6 मॉलिक्यूल्स से हमें पता है 6 RUBP बनने के लिए 6 ATP लगता है। एक RUBP के लिए एक ATP, राइट? एक RUBP बनने के लिए एक ATP यूज होता है। ओके, और एकदम सिंपल अगर एक क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि वन ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितना ATP यूज होता है और कितना NADPH? एक ग्लूकोज बनने के लिए कितना ATP कितना NADPH? सिंपल, 18 ATP टोटल पूछ रहे हैं ना, तो 18 ATP एंड 12 NADPH. I hope all these numericals are clear to you. If you have any doubts from this, you can mention down in the comment box. Thank you for watching. Do like the video, share it with your friends and subscribe to the channel.